बीए प्रथम वर्ष में पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन कर रहे छात्रों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। पिछले वीडियोस में छात्रों ने ये जाना कि किस प्रकार एक प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफी के बाद सोफिस्ट्स के युग से होते हुए पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन परंपरा में सुकरात का प्रादुर्भाव होता है। सुकरात एक नए युग का प्रवर्तक दार्शनिक प्राचीन यूनानी जगत में हमको दृष्टिगत होता है। हमने ये भी जाना था कि जो प्राचीन यूनानी दर्शन है उसमें हम प्रमुखतया एक परंपरा जो हम जिसको वर्च्यू एथिक्स की परंपरा भी कहते हैं, सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु के विषय में हमको विशेष तौर पर पता चलता है। मैंने पहले भी छात्रों को बताया कि ऐसा नहीं है कि इस कालखंड में केवल यही तीन दार्शनिक रहे हों, किंतु ये तीन दार्शनिक एक अनूठी परंपरा के वाहक भी थे और सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक भी थे अपने युग के। सुकरात के विषय में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। प्लेटो और अरस्तु यानी कि सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु आज भी दुनिया में पाश्चात्य दर्शन की दृष्टि से कम महानतम दार्शनिक स्वीकार किए जाते हैं। और दार्शनिकों का जो मत है वो प्राय इन दो ध्रुवों के बीच में झूलता रहता है कि या तो प्लेटो सर्वाधिक महान दार्शनिक है या फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु सर्वाधिक महान दार्शनिक हैं। तो इस प्रकार की बातें भी कही गई कि पाश्चात्य दर्शन में यदि आप दार्शनिक हैं तो या तो आप प्लेटोवादी हैं या आप अरस्तुवादी हैं, क्योंकि प्रकारांतर से ये कहने की कोशिश की गई कि पाश्चात्य दर्शन में जो कुछ भी है या तो वो प्लेटो ने कहा है या फिर वो अरस्तु के विचारों के अंतर्गत आता है। प्लेटो का अध्ययन हमने एक वीडियो श्रृंखला में कई सारे वीडियोस हमने समर्पित किए और अब हम पाश्चात्य दर्शन के प्राचीन पाश्चात्य दर्शन के या यूनानी दर्शन के उस महान दार्शनिक पर आते हैं जो कि प्लेटो का शिष्य है और जिसका नाम अरस्तु है। ईसा पूर्व 384 वर्ष यानी कि ईसा के काल से 384 बीसी में हम ये देखते हैं कि इस समय तक सुकरात को गुजरे हुए करीब 15 वर्ष हो चुके थे और प्लेटो को अपनी एकेडमी की स्थापना किए हुए करीब 3 वर्ष हो चुके थे। तो एक जगह है जिसका नाम है थ्रेस और जो कि एथेंस या आसपास के जो कस्बे हैं उस वक्त सिटी स्टेट्स हुआ करते थे उनसे बहुत दूर नहीं है और स्थान का जो प्रचलित नाम है वो है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया में एक फिजिशियन के घर, एक वैद्य के घर, डॉक्टर कह सकते हैं, डॉक्टर के घर एक बालक का जन्म होता है और उसका नाम है अरस्तु या जिसको हम अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल की पढ़ाई लिखाई प्रारंभ होती है। अरस्तु करीब 18 वर्ष का है जब उसको प्लेटो के एकेडमी में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और 367 ईसा पूर्व से लेकर के 347 ईसा पूर्व यानी कि पूरे 20 साल अरस्तु प्लेटो की एकेडमी में दर्शन का अध्ययन नहीं करता है, केवल वह अध्ययन करता है और वहां पर वह एक परिपक्व दार्शनिक के रूप में परिणत हो जाता है। और फिर प्लेटो की मृत्यु के उपरांत वो उसका एकेडमी भी छोड़ देता है और आगे जाकर के वह अपना एक दर्शन का स्कूल, जिसको राजनीति विज्ञान के छात्र बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लाइसियम नाम दिया जाता है। लाइसियम नाम से वह अपनी स्वयं की संस्था की स्थापना करता है जिसमें वह विशेष तौर से दर्शन का अध्यापन और जिसको आज के दौर में रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान का काम वहां पर करता है। जहां पर जैसे प्लेटो के एकेडमी में अरस्तु एक स्कॉलर के नाते रहा, उसी प्रकार लाइसियम में अनेक प्रकार के स्कॉलर्स, शोध करने वाले छात्र, अभ्यर्थी, शोधार्थी वहां आते हैं।
जहां तक लेखन का सवाल है, यह माना जाता है कि अरस्तु के काल तक ऐसी कोई चीज नहीं थी ज्ञान के क्षेत्र में जो अरस्तु न जानता हो, और सर्वाधिक लेखन करने वाले प्राचीन दार्शनिकों के रूप में भी अरस्तु का नाम अग्रणी है। अरस्तु ने प्लेटो की भांति संवाद लिखे, डायलॉग्स लिखे, अंग्रेजी में संवादों को डायलॉग्स कहते हैं, ऑन रेटोरिक, ऑन द सोल एंड द एक्सोरेशन टू फिलॉसफी इत्यादि उसके मशहूर डायलॉग्स हैं। दूसरे उसकी जो कृतियां हैं जो एक पुस्तक से ज्यादा बड़ी हैं, उनमें पॉलिटिक्स, ऑन पोएट्स, ऑन जस्टिस, ऑन दी गॉड, ऑन आइडियाज एंड ऑन फिलॉसफी, यह उसकी कृतियां हैं जो काफी विस्तृत कृतियां हैं। उसने कुछ ट्रीटाइजेस लिखे और उन ट्रीटाइजेस में अग्रणी नाम है दी ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन क्या है? ऑर्गेनॉन ग्रीक भाषा में तर्कशास्त्र को, लॉजिक को कहते हैं, यानी कि जो उसका लॉजिक का ग्रंथ है। अरस्तु का लॉजिक आज भी प्रचलित है, हम उसको व्यवस्थित लॉजिक के, तर्कशास्त्र के पाश्चात्य जन्मदाता के रूप में जानते हैं। लॉजिक जैसा अरस्तु ने प्रस्तुत किया, कमोबेश उसी रूप में आज भी आप ये देखिए कि जन्म कब हो रहा है? ईसा से 384 वर्ष पूर्व, और आज भी विश्वविद्यालयों में अरस्तु के लॉजिक का, तर्कशास्त्र का अध्यापन किया जाता है। लॉजिक के छात्र अरस्तु के तर्कशास्त्र को पढ़ते हैं। जब आप सेकंड ईयर में आएंगे, आपका एक कंपलसरी पेपर लॉजिक होगा, आप तब अरस्तु के तर्कशास्त्र के विषय में और विस्तार से जानेंगे। उसकी और कृतियों की बात करें तो मेटाफिजिक्स, जिसको हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं और जिससे आपका सबसे ज्यादा सरोकार है, अरस्तु ने मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा की बात की। यूडेमेन एथिक्स भी कहा जाता है, यूडेमेनियम एथिक्स भी कहा जाता है, या उसको निकोमेकियन एथिक्स भी कहा जाता है। निकोमेकस अरस्तु के पिता का नाम था। मैग्ना मोरेलिया, ये सब उसके नीति शास्त्री जो विचार हैं, ग्रंथ हैं, वो इन नामों से संकलित हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि ऐसा कोई भी ज्ञान का क्षेत्र नहीं है जिससे अरस्तु का सरोकार न रहा हो, या जिसने अरस्तु में उस काल के स्टेट ऑफ आर्ट तक पारंगत न हुआ हो। उसने हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स और हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स लिखा, और आज जब अनेक विधाओं में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वो ये पाते हैं कि फादर ऑफ फलाना ढिकाना जो भी चीजें पढ़ते हैं, तो अरस्तु को बहुत सारी ज्ञान की विधाओं का पिता स्वीकार किया जाता है। मुख्य जो फोकस है अरस्तु का, देखिए, सोफिस्ट्स लोग एक ऐसी घटना है पाश्चात्य दर्शन के इतिहास की, जिन्होंने या तो पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में आने वाले दर्शन को, और कम से कम प्राचीन यूनानी दर्शन को, बहुत अधिक प्रभावित किया। और सोफिस्टों ने एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया था जिससे जो वास्तविक या जो सच्चे दार्शनिक थे, उनसे जूझना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती थी। सुकरात ने सोफिस्टों से दुखी होकर, खिन्न होकर पूरे ज्ञान ही सद्गुण है जैसे सिद्धांत का निर्माण किया। प्लेटो ने उनका खंडन किया, लेकिन इससे सोफिस्ट पूरी तरीके से डिमोलिश नहीं हुए, या सोफिस्टवाद पूरी तरीके से डिमोलिश नहीं हुआ। यह अरस्तु का कार्य था जब उसने लॉजिक में, ऑर्गेनॉन में, प्रतिज्ञप्तियों में बात को या तर्क को रखना प्रारंभ किया, और उसने बहुत ही व्यवस्थित रूप से सोफिस्टवाद का खंडन किया। अरस्तु ने भाषा के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, विचारों की स्पष्टता, चाहे हम तर्कशास्त्र की बात करें, चाहे हम डेफिनेशंस की यानी कि परिभाषाओं की बात करें, ये सारी की सारी चीजों का ध्येय था भाषा में स्पष्टता लाना। और भाषा में स्पष्टता लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाषा की स्पष्टता के अभाव में विचार की स्पष्टता नहीं आ सकती। तो ज्यादा स्पष्ट, सुव्यवस्थित रूप से विचार करने के लिए और विचार को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए
तर्कशास्त्र और भाषा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना अरस्तू को बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ। अरस्तू ने डेफिनेशंस के ऊपर, भाषा के ऊपर काफ़ी जिसको कहना चाहिए महत्वपूर्ण काम किया। बहरहाल इस वक्त हमारा सरोकार उसकी भाषा या डेफिनेशन से नहीं है, ये चीज़ भी जब हम तर्कशास्त्र पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में तब देखेंगे। अरस्तू बहुत समय तक प्लेटो से प्रभावित रहा और जिस प्रकार सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो ने अपना व्यक्तिगत दर्शन देना या अपने विचारों को अलग से प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसको कहना चाहिए एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र विचारों का निर्माण किया, उसी प्रकार प्लेटो की मृत्यु के पश्चात सही मायनों में अरस्तू एक इंडिपेंडेंट विचारक के रूप में स्थापित होना प्रारंभ करता है। और जो हम ये देखते हैं कि दर्शन के जगत में, मेटाफिजिक्स में खासतौर से, यानी कि तत्व मीमांसा में जो मुख्य भेद उभर कर आता है प्लेटो में और अरस्तु में, वह द्रव्य की अवधारणा को लेकर के है, द्विजगत सिद्धांत को लेकर के है। और अरस्तु जो सबसे प्रमुख बात अपने गुरु के से आगे जाकर के गुरु के विपरीत कहता है, वो ये कहता है कि प्लेटो ने एक बड़ी गलती दर्शन में ये की कि उसने सारों को, जो सार हैं या द्रव्य हैं, उनको विशेषों से, सामान्य को विशेषों से अलग कर दिया है और एक त्रुटिवश दो जगतों का निर्माण कर बैठा है। सार विशेषों के साथ ही रहते हैं, फॉर्म और मैटर हमेशा एक साथ अस्तित्वमान होते हैं। हम अरस्तु की मेटाफिजिक्स को क्रमशः धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में देखेंगे।